स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर आ गए हैं बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 के एग्ज़ाम को बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं भौतिकी फिजिक्स से लेकर आ गया है। ये सेट रहने वाले हैं 4। इससे पहले हम 3 तक करवा चुके हैं दोस्तों। 2 टारगेट लिए हैं आपके एग्ज़ाम तक लगातार हम लेकर आएंगे। तो कुछ 2 दिन जो आपका एब्सेंट हुआ वो 26 जनवरी चल लेकर हुआ था, क्योंकि अपना कोचिंग में प्रोग्राम था, इसीलिए अपलोड नहीं कर सके। चलिए आज से आपका फिर से क्लास चालू रहेंगे, क्लास का पीडीएफ अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। तो जो बचे हुए प्रश्न हैं वो देखेंगे। 150 प्रश्न करवा चुके हैं, अब ये पार्ट 4 रहने वाले हैं। तो ये लास्ट पार्ट है फिजिक्स का। टोटल हम करवा चुके हैं 200 प्रश्न है, हर एक सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। सारे वीडियो का क्लास का पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट बना गया है, तो जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम गंवाते हुए बढ़ते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू तक अंत तक जरूर देखें, और जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से आपके प्रश्न बचे हुए हैं कि बर्फ पर स्टैंडिंग करना उदाहरण है किसका? तो जड़त्व आघूर्ण के नियम होता है। बर्फ पर स्टैंडिंग करना उदाहरण है। अगली प्रश्न कि एसआई पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। एसआई पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होते हैं। अगली है झूले पर झूलती हुई लकड़ी के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? कम हो जाता है। अगली प्रश्न कि एक लकड़ी झूला झूल रही है, उसके पास एक दूसरी लकड़ी आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तक काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपवर्ती रहेगा। अगली प्रश्न कि किस गति के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो आवर्ती गति के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगली प्रश्न कि किस बल के कारण पृथ्वी किसी वस्तु की अपनी ओर खींचती है? तो गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी किसी वस्तु की अपनी ओर खींचती है। अगली प्रश्न कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियतांक तो जी का मान कितना होता है? तो 6.67 गुना 10⁻11 N मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अगली प्रश्न कि गुरुत्वीय बल की प्राकृतिक सदैव होती है आकर्षण की होती है। गुरुत्वीय बल की प्रकृति सदैव आकर्षण की होती है। अगली प्रश्न पृथ्वी पर किसी वस्तु के पलायन वेग का मान होता है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगली प्रश्न आदर्श मशीन वह है जिसकी दक्षता की मात्रा होती है 100%। अगली प्रश्न भौतिक तुला कार्य करती है तो भौतिक तुला कार्य करती है आघूर्ण के सिद्धांतों पर भौतिक तुला कार्य करती है। अश्व शक्ति किसका मात्रक है? तो शक्ति का। अश्व शक्ति किसका मात्रक है? शक्ति का। अगली प्रश्न 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? तो 10⁻³ वाट होते हैं। अगली प्रश्न 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? तो 10⁻6 वाट होते हैं। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल होते हैं। अगली प्रश्न एक अवशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होते हैं। अगली प्रश्न कि बल और वेग का गुणनफल कहलाता है तो शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग और बल का गुणनफल शक्ति कहलाते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। पृथ्वी तल पर वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो 1.013 गुना 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होते हैं। अगली प्रश्न जो पृथ्वी तल पर वायुमंडल का दाब का मान। अगली प्रश्न कि सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की गणना किसके द्वारा की गई थी? तो वन म्यूरिक के द्वारा सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की गणना की गई थी। अगली प्रश्न किस बल्ब के कारण द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है? तो उत्प्लावन बल्ब के कारण होते हैं। अगली प्रश्न
किसी वस्तु के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व। किसी गुब्बारे का वायुमंडल में उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वायु के उत्क्षेप के सिद्धांत पर। अगली है कि किन्हीं दो वस्तुओं के घनत्व के अनुपात क्या कहते हैं? तो आपेक्षित घनत्व कहते हैं। साधारण जल में तैरने वाले बर्फ़ के टुकड़े का कितना भाग जल में डूबा रहता है? तो 11/12 भाग डूबा रहता है। साधारण जल में तैरने वाले बर्फ़ के टुकड़े का कितना भाग जल के ऊपर रहता है? कौन साधारण जल? तो 1/12 भाग होते हैं। जब कोई जहाज़ जल की सतह पर तैरता है तो विस्थापित जल का द्रव्यमान कितना होता है? जब कोई जहाज़ जल की सतह पर तैरता है तो उसका विस्थापित जल का द्रव्यमान जहाज़ के द्रव्यमान के बराबर होते हैं। लोहे के एक टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा जल में क्या होता है? कम होते हैं। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की कितने अवस्था होता है? 3। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस होते हैं। तो ये किसमें सानियता नहीं होता है? तो ठोस में नहीं होती है। द्रवों की सानियता पर ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर सानियता घट जाती है। गैसों की सानियता ताप से किस प्रकार प्रभावित होती है? तो ताप बढ़ने पर संयंता बढ़ जाती है। पॉइज क्या है? पॉइज जो होते हैं वो दोस्तों क्या होता है? यह एक सानियंता गुणांक का मात्रक होते हैं। क्या? पॉइज जो सानियंता होता है, सानियंता जो होता है वो गुणांक का मात्रक होते हैं। अगली प्रश्न, वर्षा की बूंदों की चाल किस घटक पर निर्भर करती है? तो बूंदों की त्रिज्या पर निर्भर करती है। पेंट गन की सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पेंट गन की सिद्धांत पर कार्य करते हैं तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पेंट गन। अगली प्रश्न, रबर और स्टील में कौन सा अधिक प्रत्याशित है? तो वो स्टील होते हैं। कौन होते हैं? स्टील होते हैं। आयतन प्रत्याशितता गुणांक के उपयुक्त कर्म को क्या कहते हैं? तो संपीड्यता कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल्ब को क्या कहते हैं? तो संजक बल्ब, सहसंजक बल्ब कहते हैं। भिन्न पदार्थों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल्ब को क्या कहते हैं? तो आसंजक बल्ब कहते हैं। अगली प्रश्न, वह कौन सा बल्ब है जिसके कारण किसी द्रव के बूंद संपर्क में आते ही मिलकर एक हो जाते हैं? तो वो कौन सा बल्ब है? तो सहसंयोजक बल्ब होते हैं। सहसंयोजक बल्ब होते हैं। स्याही कागज पर क्यों चिपक जाती है? तो यह जो होता है आसंजक बल्ब के कारण चिपक जाते हैं। उस ताप को क्या कहते हैं जिस पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है? तो क्रांतिक ताप कहते हैं। कौन? क्रांतिक ताप। तो उस ताप को हम क्रांतिक ताप कहते हैं। अगली प्रश्न, कार व अन्य वाहनों के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो जल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जो ठंडा करने के लिए। कार व अन्य वाहनों के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण प्रयोग किए जाते हैं ठंडे करने के लिए। उच्च नियत ताप को क्या कहते हैं जिस पर कोई ठोस पिघलती है? तो ठोस का गलनांक कहते हैं। किसी द्रव के उच्च नियत ताप को क्या कहते हैं जिस पर वह उबलने लगता है? तो उसे हम द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव का क्वथनांक कहते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है। इस परिघटना का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अगली प्रश्न है कि ऊष्मा के संरक्षण की कितनी विधियां हैं? तो 3 विधियां होती है। कौन कौन? चालन, संवहन और विकिरण। जो ये ऊष्मा के 3 विधियां होती हैं। ऊष्मा संरक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं तो क्या कहलाते हैं? संवहन कहलाते हैं। अगली प्रश्न, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह व्युत्पत्ति किसका नियम कहलाता है? तो यह किरचॉफ का नियम कहलाते हैं। अगली प्रश्न,
थर्मस फ्लास्क का आविष्कारक कौन था? तो डेवर था। कौन? डेवर था। अगली, डेवर फ्लास्क क्या है? डेवर फ्लास्क क्या है? तो थर्मस फ्लास्क का ही दूसरा नाम होते हैं। कौन? डेवर फ्लास्क। अगली है, सेल्सियस मापने का आविष्कार किसने किया? तो सेल्सियस ने ही किया सेल्सियस मापने का आविष्कार। अगली प्रश्न, सेल्सियस पैमाने पर, सॉरी इसमें नापने का नहीं, पैमाने होगा। सेल्सियस पैमाने पर हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं। सेल्सियस पैमाने पर माप बिंदु कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं। फ़ारेनहाइट में पैमाने पर हिमांक बिंदु कितना होता है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर हिमांक बिंदु तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। फ़ारेनहाइट होते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु कितना होता है? कौन बिंदु? भाप बिंदु तो 212 फ़ारेनहाइट होते हैं। अगली प्रश्न, रियूमर पैमाने पर हिमांक बिंदु कितना होता है? तो 0 डिग्री रियूमर होते हैं। रियूमर पर होते हैं। कौन? हिमांक बिंदु। अगली प्रश्न, रियूमर पैमाने पर भाप बिंदु, ये रियूमर पैमाने पर भाप बिंदु कितना होता है? तो 80 डिग्री रियूमर पर होते हैं। केल्विन में पैमाने पर हिमांक बिंदु, अब केल्विन हुआ है, इसका कितना होता है? 237 केल्विन होता है हिमांक बिंदु। अरे केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु कितना होता है? तो 373 केल्विन होते हैं। अगली प्रश्न, केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री केल्विन को क्या कहते हैं? परम शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं? परम शून्य कहते हैं। अगली प्रश्न, ऐसे तापमापी जो बहुत उच्च ताप का मापन करने में उपयोग में चलाए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? उत्तापमापी कहते हैं। अगली प्रश्न, कि प्रकाश कणों के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करता है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। अगली प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने यह प्रतिपादित किया है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है? तो हाइगेंस ने की है। अगली प्रश्न, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो आपका 50 प्रश्न बनाए हैं ये आपका चौथा पार्ट है। अब आपका लास्ट पार्ट बचा है, 5 पार्ट लेकर आएंगे इस वीडियो के बाद। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगली पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि प्रश्न अच्छे लगे होंगे, तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।